बिहार की पवित्र धरती से आप सभी देशवासियों को मेरा सलाम। मैं हूं ताबिश शम्स और आप द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। बिहार की जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है वो रोजी रोज़गार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पलायन, बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। आखिर इन सब की वजह से कि लोगों को बिहार से इतने भारी मात्रा में पलायन क्यों करना पड़ता है, तो पलायन क्यों करना पड़ता है, आज इसी विषय में द पब्लिक इशू के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की जो आबादी है वो 76% जो आबादी है वो ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने की वजह है बिहार के अंदर नदियों का जाल बिछा हुआ होना। बिहार की जो मुख्यतः नदी में से जो एक नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है और वह बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट देती है। लेकिन ये गंगा नदी के अंदर उत्तरी बिहार से भी नदियां आकर मिलती हैं और दक्षिणी बिहार से भी आकर नदियां मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर जो उत्तरी बिहार से नदी आकर मिलती है, सबसे पहले करमनासा, दूसरी सोन, तीसरा पुनपुन और फल्गु और एक नदी और है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि दक्षिणी भारत से जो गंगा में आकर मिलने वाली नदियां हैं दक्षिणी आबादी के लोगों के लिए, वो सबसे पहले महानंदा, दूसरी कोसी, तीसरा गंडक और चौथा घाघरा नदी। ये नदी आकर गंगा में मिलती है। और बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी लोगों की जो पलायन की वजह है वो बाढ़ है। अब हम बाढ़ के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और हम बाढ़ के ऊपर हम ये बात करेंगे कि आखिर बाढ़ कहते किसे हैं और बिहार के लोगों के बिहार में बाढ़ आने के कारण क्या है और बिहार के बाढ़ आने के बाद बिहार के लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और बाढ़ के साथ ही उपाय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं बिहार एक बाढ़, जिसे हम इंग्लिश में फ्लड कहते हैं, ये एक प्राकृतिक आपदा है। और बाढ़ की अगर हम परिभाषा समझने की कोशिश करें तो वो इस प्रकार है कि जब नदियाँ अपना जल स्तर से ऊपर बहने लग जाती है, अपने तटबंधुओं को यानी बांधों को तोड़कर जब वो ऊपर बहने लग जाती है, तो उस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं और बाढ़ कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि बाढ़ के कारण क्या क्या हैं। तो बाढ़ के दो मुख्य कारण होते हैं, एक प्राकृतिक कारण होता है और एक मानवीय कारण होता है। प्राकृतिक कारण के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर बाढ़ आने की जो वजह होती है वो अत्यधिक वर्षा। मानसून के अंदर जब मानसून का मौसम होता है तो बिहार के अंदर अत्यधिक वर्षा होती है और चारों तरफ नदियों के घिरे रहने की वजह से यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियाँ अपना बांध तोड़कर बहने लग जाती है। जो आसपास में गांव और जो लोग बसे रहते हैं उनके ऊपर वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरा कि दूसरा बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो नदियों का मार्ग परिवर्तन, कि नदी अपना हर कुछ सालों पे अपना रास्ता बदल लेती है। यानी अभी अगर सामने में बह रही है तो कुछ सालों के बाद वो अपना रास्ता बदलने किसी भी तरफ वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो उसके लिए नदियों का मार्ग परिवर्तन, अगर हम आपको इतिहास की बात करेंगे तो कोसी नदी पिछले 100 सालों के अंदर 120 किलोमीटर पश्चिम की तरफ अपना मार्ग बदल चुकी है, अपना रास्ता बदल चुकी है।
तो और तीसरी बाढ़ की जो मुख्य वजह है कि नदियों के जो नीचे की जो परत होती है उसके अंदर गाद जम जाने से, जिसे हम काई के नाम से जानते हैं, जिसकी सफाई होनी ज़रूरी होती है और इसका काम देश की राज्य सरकार का होता है। तो नदियों के अंदर गाद जम जाना और हम बात करेंगे तो भूसंकलन इत्यादि, ये बाढ़ आने की प्राकृतिक वजह है। अब हम बात करेंगे कि बाढ़ आने का एक और वजह होती है जिसे हम मानवीय कहते हैं। मानवीय वजह जिसकी वजह से बाढ़ आता है, जिसके अंदर सबसे पहले वनों की कटाई। और वनों की कटाई को हम समझते हैं, वन तो आप जानते हैं कि जंगलों की कटाई। हमारे देश में विकास के नाम पे जंगलों की बहुत भारी मात्रा में कटाई हुई है और कटाई होने की वजह से एक बाढ़ आने का कारण बनता है। दूसरा हम बात करेंगे नदियों का अतिक्रमण के अगर हम बात करेंगे तो अक्सर हमने देखा कि आज के टाइम में नदियों के पास में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, चाहे वो झुग्गी हो, मकान हो, और कुछ भूमाफिया है जिन्होंने जगह ज़मीन पे कब्जा करके नदियों के पास कॉलोनी, मोहल्ले, गांव इत्यादि को ज़मीन को बेचकर बसा दिया गया। तो नदियों की जो जगह, जैसा हम कहते हैं कि नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है, तो जब नदी मार्ग परिवर्तन करेगी और उसके जगह पे उसका नदियों की जो जगह ले ली गई, अतिक्रमण अगर हो गया, तो जाहिर सी बात है जो लोग आसपास रह रहे होंगे तो वहाँ पे बाढ़ आना एक लाजिम सी वजह हो जाती है। और अगर हम मानवीय वजहों में बात करें तो एक भौतिकवादी विचारधारा, कि लोगों को आजकल भौतिकवादी विचारधारा के अंदर लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई और इस्तेमाल, जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जाता है। लोगों के घर पे एक फर्नीचर रखा हुआ है, लोग दूसरा मंगवा लेते हैं। तो एक भौतिकवादी विचारधारा मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और उसका इस्तेमाल, भौतिकवादी विचारधारा हम समझ सकते हैं। और एक और वजह है जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो भूमि का परिवर्तित उपयोग, यानी जो नदियों की जो जगह थी उसका अलग अलग प्रयोग करना। अब हम बात करते हैं कि हमने आपको बताया कि बाढ़ के दो मुख्य कारण हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। अब हम बात करेंगे कि आखिर बाढ़ आने की वजह से आखिर प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो बाढ़ आने की वजह से सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है, लोगों का घर उजड़ जाते हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है और भरने की वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। तो बाढ़ आने की वजह से जो सबसे मुख्य काम होता है वो पलायन करना पड़ता है। दूसरा वहाँ पे बाढ़ की वजह से जो प्रभाव पड़ता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वहाँ पे रोजगार के साधन ख़त्म हो जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और खाने पीने की जो सामान है, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बंद हो जाती है। अगर किसी का खाने पीने का सामान है भी तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ की आपूर्ति। बिजली की उस क्षेत्र में जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ पे बिजली की कटौती हो जाती है, पेयजल की, पीने के पानी की कमी हो जाती है। और इसी प्रकार मिट्टी की एक गुणवत्ता जो होती है, मिट्टी की गुणवत्ता भी वहाँ की ख़राब हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो अपने साथ वो रेतीले पदार्थ को बहा कर लाती है और वहाँ की जो खेत वगैरह उसके ऊपर उनके लेयर पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से बाद में कृषि होने में दिक्कत होती है। वनों का विनाश हो जाता है। वनों का विनाश के ऊपर अगर हम बात करेंगे, मतलब जो जंगल होते हैं वहाँ पे पानी लगने की वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, कृषि इत्यादि बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। जो हमारे फसल वगैरह लगे होते हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बाढ़ के प्रभाव थे। अब हम बात करेंगे कि हमने जब बाढ़ की आखिर, जब जाहिर सी बात है कि हर समस्या का समाधान है, तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर बाढ़ का समाधान क्या है
बाढ़ का समाधान क्या है कि बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है। तो द पब्लिक इशू के माध्यम से हम देशवासियों को ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लोगों के बाढ़ से बचने के उपाय क्या क्या है। अगर कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पे क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो इसके लिए 3 प्रकार के कदम उठाने चाहिए, जिसको हम 3 भागों में कहते हैं। जिसे हम एक तत्कालिक, जिसे इमरजेंसी कहते हैं, एक हम जिसे कहते हैं अल्पकालिक, और तीसरा जिसे हम दीर्घकालिक के तौर पे लेते हैं। तो तत्कालिक जिसे इमरजेंसी के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं के इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बाढ़ आता है। बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और हैजा जैसी बीमारी, बुखार, खांसी इत्यादि फैल जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाने की सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अब हम बात करेंगे कि दूसरा खाद्य पदार्थ की पूर्ति। वहाँ पे जहाँ पे बाढ़ आ जाए वहाँ पे लोगों के पानी भर जाने की वजह से खाने पीने का सामान डूब चुका होता है, बर्बाद हो चुका है होता है। तो वहाँ पे इमरजेंसी के अंदर जो लोग भी अब बाढ़ से बचकर ऊंचे स्थान पे पहुँच चुके होते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। सेकंड, हम बात करेंगे कि बाढ़ से बचने के अल्पकालिक की क्या कदम उठाने चाहिए। तो अल्पकालिक के अंदर पुनर्वास, जिन लोगों का घर उजड़ चुका है उन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना चाहिए। और दूसरा है पुनर्निर्माण, यानी जो चीज़ें टूट चुकी है, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर्स हो इत्यादि का पुनः निर्माण तुरंत करवाना। चाहे वहाँ के बिजली की व्यवस्था ख़राब हो या फिर पेयजल की आपूर्ति बंद हो गई हो, तो इन सब का पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है। तीसरा, अगर हम बात करेंगे कि आखिर और अगर हम बुद्ध पे हम बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पुनः निर्माण, एक स्वतंत्र आयोग का गठन होना चाहिए जो उन लोगों के बारे में, जहाँ पे बाढ़ आ गई है, उन लोगों के बारे में एक स्वतंत्र रूप से फैसला ले सके और उनके हित के लिए फैसला ले चुके। और जो भी आधारभूत, एक और हम बात करें आधारभूत संरचना का निर्माण करना चाहिए। लोगों के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर निर्माण करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर हम बात करें दीर्घकालिक, जिसकी वजह से बाढ़ ना आए, उसके लिए क्या क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए, जिसके ऊपर अगर हम बातचीत करेंगे तो उसके ऊपर सरकार को जो कदम उठाने चाहिए उनमें से ये है कि नदी जोड़ो परियोजना। बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जो बाढ़ आने के बाद अपने ऊपर लेयर से चलती है, लेकिन वही अगर हम दक्षिणी की कई नदियां देखें जिसके पानी का लेयर बहुत कम होता है। और दक्षिणी भारत में कई ज़िले ऐसे हैं, दक्षिणी भारत के अंदर कई ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ सूखे से प्रभावित होते हैं। वहाँ पे पानी की मात्रा नहीं पहुँचने की वजह से सूखा हो जाता है। तो सूखे की वजह से लोग परेशान होते हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना से जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, जिन नदियों का जलस्तर कम है, उनके अंदर हम जलस्तर बढ़ने पे हम अपने नदियों का पानी दे सकते हैं। एक दूसरा चेक डैम का निर्माण करना, सैटेलाइट के द्वारा हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सैटेलाइट के द्वारा जब बाढ़ आनी हो, जिस क्षेत्र में बाढ़ आनी हो, कहाँ पे बार परेशानी होती है, वहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका निर्माण करना। और ऐसी कई चीज़ें हैं। तो ये बिहार की हमने आपको बताया कि और दूसरा है राज्य, अगर हम इसकी हम बात कर रहे थे, दीर्घकालिक के बारे में बात कर रहे थे कि सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो लोगों को जागरूकता, इलेक्शन का टाइम आता है, कोई पार्टी और या फिर कोई लोग आवाज़ नहीं उठाते कि बाढ़ की वजह से हमें क्या क्या परेशानी होती है या फिर क्या क्या दिक्कतें होती है। तो राजनीतिक जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को, अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें बार बाढ़ आते हैं, जिन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है या तो वहाँ पे ऊंचे बांध बनाने चाहिए इत्यादि। और हम बात करें तो जिसके अंदर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए कि जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। विकास के नाम पे अंधाधुंध देश के अंदर पेड़ों की कटाई हुई है।
तो द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से आज हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार के अंदर लोगों की क्या क्या समस्या है। तो बिहार की जो लोगों की, जैसा कि हमने आपको बताया कि अहम समस्या है वो बाढ़ है। बिहार के 38 ज़िलों में से 28 ज़िले बाढ़ से प्रभावित है और बिहार की 76% आबादी ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पे बाढ़ कभी भी आ सकता है। तो आज हम बिहार के तमाम लोगों का और भारत के सभी लोगों से द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से ये अपील करते हैं कि जहाँ पे भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सबसे पहले हम सभी देशवासी एक हैं, हम सभी भाई भाई हैं। अगर आती है तो ऐसी स्थिति में हम उस राज्य से सटे हों तो ऐसे लोगों की हम मदद करें, चाहे जिस प्रकार से भी हो सके। और सबसे जो अहम जो ज़रूरी बात है, आज हमारे देश में विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। तो द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से मैं अपने देश के राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी ये अपील करूँगा कि पेड़ों की कटाई पे तत्काल रोक लगाया जाए और जगह जगह अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाए, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर देखा जा रहा है कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से समय पे बारिश ना होना और तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। स्वच्छ हवा लोगों को शहरों के अंदर नहीं मिल पा रहा। तो पेड़ों को भारी मात्रा में जो लोग हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो चाहे गाँव के अंदर हो, वो भी अपने आसपास पेड़ लगाए और स्वच्छ हवा के अंदर जीने का प्रयास करें। द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से आज इतना ही। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारी बातों में आपको किसी प्रकार की असंतुष्टि है या हमारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गलत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।